ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਟੀਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਟੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਖਤੋ ਖਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ बड़े परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया रोमियो साहब। दरअसल इस तरह है कि पीटीसीएल या पीटीईटी कोई ना कोई एक लेटर निकाल देते हैं और फिर लेटर जब निकलता है उसके बाद जो है ना वो तमाम मुलाजमीन जो है ना वो टेलीफोन पे ना रश कर लेते हैं, फिर मोबाइल पे हर वक्त जो है ना हर बंदा अलग-अलग पूछता है, जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा अब क्योंकि ये जब से ये कोई आप कह लें 4, 5, 6 दिन से या हफ्ते से एक लेटर जारी किया है पीटीसीएल ने पीटीईटी ने, तो उसके बाद जो है ना वो एक समझ लें कि कतार बंध गई है ऑफिसरान की कि ये लेटर जो जारी किया है हमें वर्कमैन डिक्लेयर कर दिया है। अब ये बड़ा मज़ाहिया लेटर है बुनियादी तौर पे ना। आप देखेंगे कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके लिखा है कि जो डिविज़नल इंजीनियर काम कर रहे थे और डिविज़नल इंजीनियर काम करते हुए वो रिटायर हुए, तो उनका जो स्टेटस है ना वो भी उन्होंने कहा है कि वर्कमैन है। तो ये बड़ी शॉकिंग बात है बेसिकली तो कि एक डिवीज़न इंजीनियर जो है ना वो जो एडीई भर्ती हुआ असिस्टेंट डिवीज़न इंजीनियर डायरेक्टर 17 में, उसको ये कह देना कि तुम जो है ना वो वर्कमैन हो। तो बेसिकली है क्या? देखिए मैं बताऊं, ये जिनको लेटर जारी किए गए हैं इनका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये क्लाइंट्स जो हैं, ये जो अपना एम्प्लॉइज़ हैं, ये समझते हैं कि सिर्फ़ वकील कर लेना या केस जो है ना उसको फ़ाइल कर देना ही काफ़ी है, बाकी जो है ना कोर्ट ने खुद करना है, जबकि इस तरह नहीं होता है। देखें बात ये है कि हकीकत ये है कि कोर्ट के अंदर वकला जो होते हैं एक दोनों पार्टियों के, उनका आपस में जो है ना टकराव होता है। वो वहाँ पे उनकी बहस मुबासा होता है, जो अच्छा वकील होता है जिधर को वो खींच के ले जाता है, जज ने मजबूरन उधर जाना होता है या जज साहब जो है ना उनके पास फिर भी बड़ी गहराई में इल्म हो कि वो उसको कंट्रोवर्ट कर सकें। आमतौर पे ये अदलिया पे ये कह देना कि जज साहब जो है ना वो मैनेज हो गए फलाना, ये सबसे आसान है। इस तरह नहीं है, अपनी भी चीज़ें पहले सीधी करनी पड़ती हैं, फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएँ। ये कोई बात नहीं है कि दूसरे पे इल्ज़ाम ठोक दें, अपनी चीज़ें आप ठीक भी ना करें ना। तो ये जो एम्प्लॉइज़ थे तमाम, ये तकरीबन कोई 700-800 या 1000, कुछ कहते हैं 1000 से ऊपर है, कुछ कहते हैं 800-900, जितने बहरहाल जितने भी थे, ये काफ़ी बड़ी तादाद है। इन सब के पास पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ जिसको कहते हैं, इसको उर्फ़ आम में जो है ना वो पेंशन बुक भी कहते हैं। ये इनके सब के पास मौजूद है। इन सब ने जो है ना इसको लगा के ना अपनी पेंशन का केस किया। अब ये केस चला तो पहले तो मरले में जब ये रिट पिटीशन फाइल हुई इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कॉर्पोरेशन वालों को साइड पे कर दिया कि कॉर्पोरेशन वाले एंटाइटल नहीं हैं, और फिर कह दिया कि जनाब अली जो टीएनटी वाले हैं ना उनकी जो पेंशन है ना वो बनती है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों पार्टियों ने जो है ना बल्कि एम्प्लॉइज साइड से और अपना पीटीसीएल साइड से ना इन दोनों ने अपीलें फ़ाइल कर ली, इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जो वो इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी, उस पे काफ़ी अरसा आर्गूमेंट होते रहे, बहस होती रही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे मेरे लिए बड़ी बाइस हैरत है। अब देखें ये जो पीपीओ है ना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसकी बेस पे जिसको बुनियाद बना के एम्प्लॉइज़ ने जो है ना वो अपने राइट्स मांगे हैं ना, ये पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है ना, ये जारी किस तरह होता है, मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत को सही बताया नहीं गया, जिसकी वजह से अदालत जो है ना वो मिसगाइड हुई है, तो ये काम ख़राब हुआ है। वरना
ये बड़ा मजबूत तरीन केस है, बहुत अहमियत का हामिल है। बिला वजह जो है ना वो 1000 पेंशनर थे वो अपने मुश्किल में आ गए ना। तो हुआ कि यही था कि वहाँ पे वकला जो थे ना उनका मैच हुआ, तो वकला में जो है ना वो पीटीसीएल के वकील क्योंकि बहुत हैवी पैसे लेते हैं, बहुत लाइक हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। हमारे जो अपना साथी हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या मेरे साथ तो वो काम भी करते रहे हैं, वो प्रॉपरली जो है ना इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं, ना वो अपने गाइड करते हैं अपने वकला को। तो ये जो पीपीओ है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब बंदा सर्विस में आता है ना, तो सर्विस के दौरान जो है ना 10 साल के बाद इसकी पेंशन की वेरिफिकेशन के लिए एक वेरिफिकेशन की टीम होती है, जो इसको आम तौर पे ऑडिट टीम भी कहते हैं। और ऑडिट टीम भी ना हो तो ये इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, उसके पास जो है ना वो पेंशन बुक जाती है, पूरा रिकॉर्ड जाता है, पूरी एमोलूमेंट्स जाती हैं, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर जाते हैं। तो जब वो फैक्ट्स एंड फिगर जाते हैं तो वो फिर पूरा चेक करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग करके ना वो 10 साल की सर्विस वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो जो 10 साल की सर्विस वेरिफिकेशन होती है ना, ये होती ही सिर्फ सिविल सर्वेंट की है, ये वर्कमैन की नहीं होती। क्योंकि वर्कमैन को तो जो ये स्टैट्यूटरी पेंशन है ना, ये जारी नहीं होती। तो ये 10 साल की जब वेरिफिकेशन हो जाती है, चली जाती लेटर मिल जाता है, बाकायदा इस पे ठप्पे वगैरह जो होते हैं वो लग जाते हैं। तो ये जो अपना टीम होती है, जो जो अथॉराइज़ होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है 10 साल की वेरिफिकेशन की, उनको स्पेसिफिकली इस काम के लिए ही जो है ना डिप्यूट किया होता है। तो एक दफ़ा वो वेरीफ़ाई कर दें, एक दफ़ा वो फाइनल कर दें, उसके बाद उस इदारे का जो सीईओ होता है ना, उस इदारे का जो हेड होता है ना, वो भी इसको तब्दील नहीं कर सकता। उसके पास भी राइट नहीं होता है कि वो बाद में उसको जो दे सके, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट टीम होती है, ये ऑडिट टीम होती है, ये किस्म की ऑडिट हो जाती है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब 10 साल के बाद होता क्या है कि 10 साल के बाद 2 तरह 3 तरह के राइट्स जो है ना वो आपके जो है ना वो अक्रू हो जाते हैं, वो आपके लिए जो है ना एस्टैब्लिश हो जाते हैं। नंबर 1, खुदा ना करे 10 साल के बाद अगर किसी मुलाज़िम की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो बेवा होती है उसको जो है ना ये फिर ये पेंशन जो है ना वो जारी हो जाती है। 10 साल के बाद वो उसका राइट हो जाता है। ये 10 साल की वेरिफ़िकेशन का मकसद ही सिर्फ़ ये है। अब दूसरी एक कंडीशन और है कि 10 साल के बाद अगर इदारा समझता है कोई मुलाज़म है वो बहुत तंग करता है उनको, या वो समझते हैं कि इसको हम जो है ना वो कंपल्सरी रिटायर कर दें, तो 10 साल के बाद अगर कोई मुलाज़म कंपल्सरी रिटायर होता है तो वो भी पूरी पेंशन का जो है ना वो जो उसको बनती है प्रिंसिपल के तहत, उसके लिए वो भी हकदार होता है। तो और तीसरी कंडीशन ये होती है कि सर्विस के दौरान जो है ना किसी मुलाज़म का जो जॉब कर रहा है, वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। तो मेडिकल बोर्ड जो है ना उसको डिक्लेयर कर देता है कि ये अब काम करने के काबिल नहीं है, तो उसको भी जो है ना वो पेंशन दी जाती है 10 साल के बाद। अब इसकी दूसरी कंडीशन जो है ना वो पहले 25 साल थी, अब 20 साल कर दी गई है। तो दूसरी जो वेरिफ़िकेशन होती है वो 25 ईयर की वेरिफ़िकेशन होती है सर्विस की। उसके बाद जो है जो 20 ये तो कंडीशनें थी ही साथ, लेकिन 25 ईयर की वेरिफ़िकेशन के बाद जो होता है, फिर वो जो एम्प्लॉयी है उसके पास राइट आ जाता है कि वो खुद भी अगर चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से दरख़्वास्त दे के अपनी पेंशन वो रिटायरमेंट ले सकता है। ये उसके पास राइट आ जाता है। और तीसरी जो आखिरी वेरिफ़िकेशन होती है, वो जब बंदा दरख़्वास्त देता है रिटायरमेंट के लिए, तो उस वक़्त उसकी जो है ना वो एलपीसी लास्ट पे सर्टिफ़िकेट जो होता है, ये लास्ट पे सर्टिफ़िकेट जो है ये भी अपना सिविल सर्वेंट का होता है, ये किसी अदर दैन का होता ही नहीं है ये बिल्कुल ना। 25 साल की वेरिफ़िकेशन है सर्विस की, तो ये भी जो है ना सिविल सर्वेंट की होती है। अब देखें उस एलपीसी भी जारी हो जाती है। एलपीसी जारी होने के बाद जो है ना यहाँ पे भी एक वेरिफ़िकेशन होती है। वेरिफ़िकेशन के बाद फिर इसी तरह दोबारा जो वो स्पेशल टीम डेलीगेटेड टीम होती है, वो उस पे ठप्पे वगैरह लगा के पूरे इसको मुकम्मल कर देते हैं। पूरी तहकीकात के बाद जो है ना ये पीपीओ जो होती है पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं, ये स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है। ये बज़ाते खुद जो है ना एक लाइन ड्रा कर देता है कि आज से पहले के जो मुलाज़िम थे वो इससे पहले सिविल सर्वेंट थे, वो एम्प्लॉयी थे। अब वो जो है ना वो पेंशनर बन गए। तो वो उसके बाद जो है ना वो पेंशनर बन जाते हैं जब उनको पीपीओ जारी हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं पहले भी बताता हूँ, अभी मैं कहता हूँ, यहाँ पे ये जो वीएसएस वालों के केस किए हैं, उसमें कहा कि ये इन्होंने अपना एम्प्लॉयी नंबर नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे इन्हीं के लिए, उनके लिए भी कहता हूँ, इनके लिए भी कहता हूँ, सबके लिए एक ही बात है। लॉ क्योंकि कॉमन है कि पीपीओ का रोल जो होता है ना, इसका एम्प्लॉयी नंबर का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है बेसिकली, कि एम्प्लॉयी जो है ना वो अब नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया पेंशनर में। तो पेंशन को एक अलहदा से नंबर जारी हो जाता है, वो पीपीओ नंबर है बकायदा ना बेसिकली। उसके साथ नाम से उसके साथ वो पहचाना जाएगा, उसके साथ उसकी बेसिक पे होगी, उसकी बेसिक पे और उसकी पेंशन जो है ना वो सारी डिटरमिन हो जाती है बकायदा। और यहाँ पे जो है ना आप देखें, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब रिटायरमेंट करनी होती है, इससे पहले जो है ना उस एम्प्लॉय से ये पूछा जाता है कि आपने जो सर्विस अर्न की थी, उसके इवज़ आपकी जो है ना वो ग्रॉस पेंशन जो है ना वो हमारे पास रकम पड़ी है आपकी, जो आपने अपनी सर्विस के दौरान अर्न की थी ना। तो यानी कि जो पेंशन होती है, वो बुनियादी तौर पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर मैं इसको रिइटरेट कर देता हूँ कि जो उसने अपनी सर्विस के दौरान जॉब की थी, तो जॉब का ही जो जो अपना पे थी, पे का ही एक पार्ट जो है ना, वो आपका अलहदा पड़ा हुआ है। तो उससे पूछा जाता है कि आप ये बताएँ कि आप पूरी पेंशन लेना चाहते हैं या जो आपकी ग्रॉस पेंशन की रकम है, उसमें से एक हिस्से को आप कम्यूट करवा के जो है ना, उसको आप लॉ के मुताबिक जो है ना, हम आपको दे सकते हैं। तो ये उसकी मर्ज़ी होती है। इनमें जो मैंने देखा है इन केसेज़ में, इनमें अक्सरियत उनकी है जिनको 40% उन्होंने जो है ना अपनी ग्रॉस पेंशन अपनी जो है ना वो कम्यूटेशन ली है, यानी कि अपनी पोर्शन पेंशन का 40% हिस्सा उन्होंने एडवांस में ले लिया। वो भी एक मखसूस पीरियड के लिए होता है कि उतनी देर में वो भी पूरा हो जाता है। फिर दोबारा जो है ना वो कहते हैं ना वो अपना डबल पेंशन हो गई है, तो अब डबल तो नहीं होती, 40% इंक्रीज़ होती है। डबल कभी ये होती थी कि जब 50% ये अपना कम्यूटेशन होती थी, तो उसने कराई है। अब 60 पैसे परसेंट पैसे जो है ना, वो जब बंदा रिटायर हुआ, उसकी पूरी अमाउंट निकाल दी गई है, उसकी अमाउंट बता दी गई है कि आपकी इतनी अमाउंट है, हमारे पास पड़ी है, लेकिन हम दे नहीं सकते। इदारा कहता है हम दे नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि लॉ के अंदर ये लिखा है कि ये जो आपको मंथली पेंशन मिलनी है, उसकी शक्ल में हमने जो है ना, ये आपको पे करने हैं। तो यहाँ पे इदारा जो होता है, जैसे मसलन पीटीसीएल है, उसके पास तो कोई राइट नहीं है, पीटीसीएल सिर्फ़ उसमें कस्टोडियन है, उसने वो अमाउंट जो है ना आपकी रखी हुई है, तो इसमें कोई पीटीसीएल के पास भी अख्तियार नहीं है, और पीटीटी तो अब बाद में शुरू होगा ना। देखें, पीटीटी तो उसका एम्प्लॉयर ही नहीं है पेंशनर का, उसको तो कुछ पता नहीं है ना, वो तो एक बाद में उसका रोल शुरू होता है, इसके बाद जो है ना पीपीओ के बाद जो है ना। अब इनको 2 साल पीपीओ के मुताबिक जो है ना ये पीटीईटी पेंशन देता रहा है। अब 2010 में ऐसे ही वो कॉन्कॉक्टेड जो है ना एक खुद ही डिस्प्यूट पैदा किया, डिस्प्यूट पैदा करके जो है ना वो ऐसा जो है ना उसमें उलझाया बिला वजह। भैया अब बात अफ़सोस वाली है इस बारे में कि जिस एम्प्लॉयी की पहले 10 साल की वेरिफ़िकेशन हुई, फिर उसकी जो है ना 25 साल की वेरिफ़िकेशन हुई, फिर उसको जो है ना एलपीसी जारी हुई। एलपीसी जारी होने के बाद उसको जो है ना ये पीपीओ जारी हो गई। पीपीओ जारी होने के बाद पीटीईटी 2 साल तक जो है ना या 2 साल नहीं, कई को तो 6-6 साल हैं किसी के, मैं सॉरी 2 साल मैं उस निगाह से कह रहा था जो वीएसएस वाले रिटायर हुए हैं। मन की बात नहीं, ये तो किसी को 8 साल है, किसी को 6 साल है, किसी को 10 साल जो है ना वो पीटीईटी पेंशन पे करता रहा है। 2010 में पीटीईटी के पास कहाँ से अख्तियार आ गया कि तुम कानून चेंज कर दो। अब ये ऐसी तरह है, एक पीपीओ वाले को जिसके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, जिसने कोर्ट में लगाया है, उसको ये कहना कि तुम ये बताओ कि वर्कमैन हो या तुम सिविल सर्वेंट हो, ये फ़ज़ूल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेज़ ही नहीं किया जा सकता। ये ऑडिट टीम ने बाकायदा जो है ना 3-4 दफ़ा जो है ना ये मुख्तलिफ औकात में जो है ना इसको वेरीफ़ाई कर दिया हुआ है कि ये सिविल सर्वेंट है, ये सिविल सर्वेंट रहेगा। इसकी टर्म एंड कंडीशन को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये पूछना कि तुम क्या भर्ती हुए थे, भई ये तो इसी तरह है कि एक बंदा उसके बच्चे-बुच्चे भी हो जाएँ और वो जो है ना सारा कुछ जेन्युइन हो, कोई ऐसा इश्यू ना उस पे हो, तो उसको ये कहना कि जनाब अली तुम शादीशुदा हो? और भाई शादीशुदा नहीं हूँ तो बच्चे कहाँ से आ गए? बात ये है, इस तरह तो नहीं किसी के साथ करें, ये ज़्यादती है बहुत बड़ी। एक अब डिवीज़नल इंजीनियर को ये कहना कि तुम क्या भर्ती हुए थे?
तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन अब रेज नहीं किया जा सकता, ये पूछा ही नहीं जा सकता, और कम से कम पीटीईटी तो किसी कंडीशन में नहीं पूछ सकता ना। पीटीईटी बजाते खुद जो है ना वो एम्प्लॉयर नहीं है। पीटीईटी के साथ जो रिश्ता है एक पेंशनर का, वो उस वक्त बनता है जब उसके पास पीपीओ आती है, और पीपीओ की कॉपी पेंशनर को मिल जाती है, एक उसको मिल जाती है। अब उसी के पैसे पड़े हैं, उसी के पैसे जो है ना आपने गवर्नमेंट के फार्मूले के मुताबिक आपने रखे थे, गवर्नमेंट के फार्मूले के मुताबिक जो है ना आपने पेंशन की शक्ल में वापस करने हैं। तो अब तुम्हारे पास तो ये अख्तियार नहीं है बिल्कुल जो है ना, तो कोई मुझसे डेविएट हो सको, ये फजूल क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला मैंने पहले बताया था आपको कि हमने इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, इसमें डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल जो है ना। ये कुछ एम्प्लॉय डर रहे हैं कि वो जनाब कोई कुछ निकाल रहा है कि जनाब ये अली नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट था, मैं वर्कमैन था। कभी वो जो नॉन गजटेड हैं वो कहते हैं जी जो नॉन गजटेड एम्प्लॉय थे वो वर्कमैन थे। भाई बात ये नहीं है, जो बीपीएस का लफ्ज है ना बताते खुद, बीपीएस जो है ना ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट का नाम है। इसकी पोस्ट को कहते हैं बेसिकली सिविल पोस्ट लॉ के अंदर। और ये सिविल पोस्ट जो है ना, इसको जो बंदा होल्ड करता है, जो उसके अगेंस्ट भर्ती हो जाता है ना, वो होता ही सिविल सर्वेंट है। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती है ये बिल्कुल जो है ना, उसमें लॉ में बड़ा क्लियर है ये अपना सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 है, इसका सेक्शन नंबर 2 है, उसमें बड़ा क्लियर है कि जो सिविल पोस्ट को होल्ड करेगा, और सिविल पोस्ट कौन सी है, ये बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस तक 22 तक जो तमाम पोस्टें हैं, वो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लाइनमैन है, चाहे वो टेक्नीशियन है, जो भी है ना वो सिविल पोस्ट का होल्डर है, तो वो सिविल सर्वेंट है। कभी सिविल सर्वेंट के केसेस आपने नहीं देखे होंगे कि कहीं पे एनआईआरसी में या किसी और अदालत में गए हों। वो या तो सिर्फ फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में उनका फोरम होता है, वहीं पे वो उनके केस अपना सुने जाते हैं, या उसके बाद जो है ना ये हाई कोर्ट होता है कि हाई कोर्ट जो है ना उसको सुन लेता है जब वो सिविल सर्वेंट, जब वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं बाद में। तो इस तरह की ये कंडीशन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो कह रहे थे, मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे आप एक लेटर बना दें, आप इस तरह कर दें। इसमें कोई लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। मैंने जो बताया ना आपको कि जो सिविल पोस्ट है, जो बीपीएस का जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा ना, जिसके अपॉइंटमेंट में आ गया, अब देखें इसके पीपीओ के अंदर ना इतनी तफसील है ये, क्योंकि ये जो ब्रिटिश एम्पायर था ना उसने बनाया था ये अपना पीपीओ ना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो इसमें तो पूरी डिटेल उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी बीवी का, और उसका जो है ना कब अपॉइंटमेंट हुआ, कब रिटायर हुआ, कितनी उसकी पे थी, ये सारी चीज़ें डिजिट के अंदर मौजूद हैं बाकायदा जो है ना। और उसका एम्प्लॉय नंबर क्या था, उसका पीपीओ नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। देखें उस वक़्त मिसगाइड हुई है बेसिकली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इन्होंने जो है ना वो पीटीईटी को ये कह दिया कि पीटीईटी बताए कि ये जो बंदे हैं, ये वर्कमैन हैं या सिविल सर्वेंट है, ये ऑर्डर जो है ना वो स्टैंड ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ वो वकला की उस वक़्त जो है ना वो आप समझ लें कि उन्होंने प्रॉपर गाइड नहीं किया। जब हम इसमें 4-5 दिन पहले ही हम जाके ना, मुझे अंदाज़ा हो गया था, हम जाके इसमें शामिल हुए थे। तो जब हमें अपना वकालतनामा जमा जमा करा दिया था, तो हमने भी उस दिन कोशिश की थी पूरी आर्गुमेंट, लेकिन हमारे आर्गुमेंट कंसीडर नहीं किए। इसीलिए हमने इसका ना रिव्यू भी फाइल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये ऑर्डर बिल्कुल ही किसी भी शक्ल में जो है ना सस्टेन नहीं हो सकता। और इसी का केस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में सीपीएलए भी पेंडिंग है, और उम्मीद है मुझे ये अपना इस नवंबर के महीने में जो है ना ये लगेगी और डिसाइड होगा। तो इसमें जो है ना ये डिवीज़न इंजीनियर या दूसरे हैं, ये आपस में तफरीक ना डालें कि ये न गज़टेड हैं, ये नॉन गज़टेड हैं। देखें बात सीधी-सी है। ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट है ना, इसकी 3 से लेकर 22 तक की जो प्रोविज़न्स हैं, वो तमाम की तमाम एप्लीकेबल हैं इन मुलाज़मिन को जिनको ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ का नाम दिया गया है। अब ये ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ जो है ना, वो बज़ाते खुद एक कैटेगरी का नाम है, एक टर्म का नाम है, एक एम्प्लॉयी की सेगमेंट का नाम है बेसिकली। तो ये जो सेगमेंट है जिसमें ट्रांसफर्ड एम्प्लॉयी आते हैं, ये सारे बीपीएस वाले हैं। ये पेंशन इसके बाद इनके पेंशन लेते हैं अपना पीटीईटी से ना, तो पीटीईटी का तो बिल्कुल कोई तसव्वुर ही नहीं है इसमें ना। तो ये जो 5 नंबर है ना इसका सिविल सर्वेंट एक्ट का, उस उसका नाम है अपना अपॉइंटमेंट्स के नाम से है वो ना। अब उसको आप देखेंगे तो उसके देयर अंडर जो है ना 5 के जो इसका अपॉइंटमेंट हैं,
इसके अंडर जो है ना एपीटी रूल, अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल 1973 बने हैं, तो उन रूल के तहत जो है ना ये सारे अपॉइंटमेंट होती हैं। अदरवाइज कोई ऑफिसर किसी को भर्ती नहीं कर सकता, उसके पास डेलीगेशन कहाँ से आएगी ना। गवर्नमेंट में भर्ती कर रहे हैं, कारपोरेशन में भर्ती हुआ, चाहे वो टीएनटी में भर्ती हुआ, गवर्नमेंट में भर्ती हुआ बेसिकली, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना उसको कोई डेलीगेशन ऑफ पावर होगी, कहीं से अथॉरिटी आएगी तो वो भर्ती करेगा, वरना तो भर्ती नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका जो सेक्शन का इसका जो रूल है ना वो 10 जो है ना वो कहता है कि 16 जो गज़ेटेड होते हैं और 16 से ऊपर वाले जो है ना वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के ज़रिए भर्ती होंगे। और इसका जो रूल है वो कहता है 11, वो कहता है जो बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस जो अपना 15 तक हैं, जो नॉन गज़ेटेड हैं, उनको जो है ना वो भर्ती करेंगे। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके पास अख्तियार है। तो ये अख्तियार डेलीगेट ही इस एक्ट के तहत हुआ है। तो आप देखें इसका नाम क्या है, सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल 1973। अब जिसका नाम पहले शुरू में नाम ही लग गया सिविल सर्वेंट्स, अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल, तो अपॉइंटमेंट ही यहाँ से हो रही है, उसको जो है ना वर्कमैन कहना जो है ना ये बिल्कुल अपना फजूल क्वेश्चन है। ये मैं समझता हूँ कि लॉ इल्मी है। अगर किसी कोई वकील नहीं समझता है तो मैं सबके लिए जो है ना मैसेज दे रहा हूँ कि इस पे भरपूर तैयारी करें। अगर किसी ने कोई देखना चाहता है तो इसमें कोई अभाम नहीं है, कोई हमें फर्दर लेटर देने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 नंबर जो है ना वो ऐसे ही हम पे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने लागू कर दिया है, और इसके देयर अंडर रूल बने हैं, तो वो भी हमारे बीपीएस को लगते हैं। तो जो बीपीएस पोस्ट को होल्ड करने वाला है ना, बीपीएस पोस्ट जो होती है ना उसके अमालूमेंट्स जो होती हैं पे और पेंशन की ना, वो फेडरल गवर्नमेंट ही तय कर सकती है, उसमें इदारा तय कर ही नहीं सकता। उस इदारे के पास अख्तियार ही नहीं है, पीटीसीएल के पास अख्तियार ही नहीं है। और जो 96 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें बकायदा क्लियर करके जो है ना वो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2 है, उसमें कह दिया कि पीटीसीएल के पास ना अख्तियार नहीं होगा कि पीटीसीएल जो है ना इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है ये पे एंड पेंशन बेनिफिट है इनको चेंज कर सके। जब चेंज करने के लिए अख्तियार ही खत्म कर दिया है, तो जो ये अख्तियार खत्म करना है, तो ये अख्तियार जो है ना वो गवर्नमेंट के पास चला गया, तो ये अकेला वर्ड जो है ना ये इनको स्टेचुटरी भी कर देता है। मैंने वो जो हजरत ख्वाजा साहब की जजमेंट है उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। उसमें जो पैरा नंबर 16 है उसमें जो है ना ऑनरेबल जज ये कहते हैं, 3 जजेस का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच तक अपहोल्ड हुआ। उसमें वो कहते हैं कि सारी चीज़ें एक तरफ रख दें। जब पीटीसीएल को मना ही कर दिया कि तुम चेंज ही नहीं करोगे, तो भाई तुम्हारे पास तो अख्तियार ही नहीं रहा ना। तुम तो ये कह ही नहीं सकते, तुम क्वेश्चन ही रेज़ नहीं कर सकते, तुम अदालत में भी खड़े नहीं हो सकते बिल्कुल, तुम्हारे पास अख्तियार नहीं है। कहाँ पे तुम्हारे पास अख्तियार है? किस तरह तुम जो है ना इस लेजिस्लेशन को जो है ना चेंज कर सकते हो? किस तरह पॉसिबल है कि तुम जो है ना सारी चीज़ें कर अपना रीराइट कर जाओगे? ये तो तुम्हारे पास तो अख्तियार ही खत्म हुआ है। और ये जो अपना बाद में 2006 में एतिसलात आई है, देखें एतिसलात का मुआहदा ये कंडीशनल मुआहदा है। इसमें बिल्कुल जो है ना क्लैरिटी के साथ लिख दिया है कि तय किया गया बाकायदा जो है ना उस मुआहदे में कि ये जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, जो 36 सेक्शन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, इसके तहत जो ट्रांसफ़र हुए हैं ना, तो उसके तहत कारपोरेशन वाले भी, उसके तहत टीएनटी वाले, दोनों के लिए लिख दिया है बाकायदा ना कि इसको जो है ना प्रेजुडिस नहीं करेगा पीटीसीएल। जो भाई बात ये है, ये नई मैनेजमेंट है, इसने इसकी तो कंडीशन है। अगर ये चेंज करती है तो उनका जो अपना वो मुआहदा है बेसिकली जिसके तहत इन्होंने 26% में जो है ना ये पीटीसीएल को लिया हुआ है, वो कलअदम हो जाएगा। ये फिर तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा अदारा, अगर अगर आप इस तरह करेंगे। मैं बिल्कुल अपना अपना श्योरिटी के साथ और पूरे एतमाद के साथ ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एक चीज़ को मानो और एक चीज़ को ना मानो। तुम्हें तो मिला ही ये कंडीशनल है 26% पे। अब इसकी एक और बात देखें, ये 2013 में जो है ना ये आईटी मिनिस्ट्री जो है ना ये फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है, तो ये रिप्रेजेंट करती है फेडरल गवर्नमेंट को। इन्होंने जो है ना वो अपना लॉ मिनिस्ट्री से बाकायदा अपना वो कंसल्टेशन के साथ, वो बिल्कुल कंसेंट लेके, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन लेके जो है ना एक लेटर जारी कर दिया, और उन्होंने कहा कि चाहे कारपोरेशन वाले एम्प्लॉइज हों या अपना टीएनटी वाले एम्प्लॉइज हों, दोनों की पेंशन जो है ना फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक मिलेगी। जब आपको पेंशन फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक मिलती है तो जो पे है ना वो ऑटोमेटिकली फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक हो जाती है, क्योंकि जो पेंशन है वो 70% होते हैं जो पे वगैरह है उसके मालूमेंट। तो ये देखें, अब उसमें बड़ा क्लियर करके जो है ना वो अपना मेंशन कर दिया है। तो ये अब वो जिसके पास 62% शेयर है वो फेडरल गवर्नमेंट है।
और 12% जो अवामुन्नास के शेयर हैं फ्लोट हुए हैं पाकिस्तान में पीटीसीएल के, उनको रिप्रेजेंट भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसका मतलब है 74% जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के पास अपना शेयर है ना। अब 74 वाला जिसके पास से मेजर शेयर जाना है, वो कहता है, उसने सुप्रीम कोर्ट को, उसने हाई कोर्टों को, तमाम को उसने लेटर लिख दिया है कि जनाब हम देने को तैयार हैं। 74% वाला दे रहा है, और जिसके 26% है, जिसको उसका लॉस कितना जाना है, उसका खर्चा कितना होना है, 26%। 26% वाला कहता है कि मैंने नहीं देने। क्या बात है भी अपना। आप देखें ना, ये चीज़ें बताई जाएंगी, ये बिल्कुल जो है ना हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जो है ना इनको रेज करेंगे। और जैसे ही कोई लेटर निकलता है, परेशानी हमें आ जाती है कि वो हर बंदा फ़ोन करके ना, हमारा एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने पीटीसीएल में काम किया है, इस वजह से जो है ना वो तमाम मुझसे पूछते हैं। तो आप ये देखें, बड़ा क्लियर है इस बारे में कि 74% वाले ने तो अपना फैसला कर दिया हुआ है। अब 26 वाले से पूछना है, इसे जो इतिसलात की मैनेजमेंट है, कि भाई तुम्हारा तो 26% जाना है, जिसके दो हिस्से जा रहे हैं, एक हिस्सा तुम्हारा है, जिसके दो हिस्से दे रहे हैं वो देने को तैयार है। तो तुम जो है ना कैसे रोक सकते हो? तुमने तो फिर 26% पे जो है ना ये पीडीसीएल जो है ना वो आपने कैप्चर किया है, आपने लिया है। और वो 26% में कब पेमेंट हुई है ना, उसके भी $800 मिलियन रहते हैं ना। तो ये बात अपनी जगह पे सारी चीजें हैं, लेकिन देखो मैं बता दूं कि इंशाल्लाह पे एंड पेंशन की हद तक ना, क्योंकि पे एंड पेंशन का जो लफ्ज है ना वो बीपीएस के साथ जो है ना ब्रैकेट में लिखा जाता है अपॉइंटमेंट लेटर में। और अपॉइंटमेंट लेटर की जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी जिंदगी चेंज नहीं होती। वो उसका, क्योंकि उसको देख के एम्प्लॉय भर्ती होता है ना, तो उसकी मर्जी होती है वो देख के भर्ती हो कि मैंने ये इस चीज को जो कंडीशन है क्या मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो अगर वो अग्री कर जाता है तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक किस्म का, ये स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको देख के उसने ना भर्ती हुआ है, तो उसकी भर्ती की टर्म एंड कंडीशन बेस एंड बेयर, बेस एंड बेयर मिनिमम राइट के तौर पे जो है ना होता है कि इससे कम नहीं दे सकोगे, इससे ज्यादा जो है ना कोई बेनिफिट देना है तो उसको मिल सकेगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो बेस एंड बेयर मिनिमम राइट हैं जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर। और मैंने जितने भी अपना केसेस फाइल किए हैं मैंने देखा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी अपना ये अपना बनाई है कंसाइज स्टेटमेंट, तो मैंने उन्हें बिल्कुल क्लियर करके लिखा है कि बीपीएस वाला जो है ना उसकी तो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ही लिखा गया है कि उसकी ब्रैकेट के अंदर लिखा है। पहले मसलन 11 है ना बीपीएस 11, तो उसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पहले अमाउंट लिखी हुई है, आरएस नहीं लिखा हुआ। किसी किसी लेटर में देखा आरएस भी लिखा है, रुपीज लिखा हुआ है। वो रुपीज होते हैं बेसिकली ना, तो वो इनिशियल बेसिक उस स्केल की, और फिर डैश लग के फिर वो सालाना इंक्रीमेंट है, और फिर डैश लग के उस स्केल की आखिरी बेसिक है। अभी इन ये जो बेसिक पे है ना, ये बुनियादी तौर पे ना एक स्टैट्यूटरी राइट है। इसके बाद बंदा जो है ना वो लास्ट पे के बाद वो अपना नेक्स्ट मूव ओवर हो जाता है, दूसरे स्केल में जाता है, वो परमिशन के जरिए जाए या मूव ओवर होके जाए, तो इस तरह का कंडीशन है। बीपीएस वाला किसी शक्ल में ना, किसी भी शक्ल में वो नहीं हो सकता वर्कमैन। और पीटीईटी जो है ना इसके पास तो बिल्कुल अख्तियार नहीं है, इसका तो अपना अपना जो उसको मैं मैनुअल कहता हूँ, जिसने जिस ट्रस्ट डीड ने पीटीईटी को एसेट दिए कि जनाब तुम अपना घर चलाओ, ये मेरे से लो, और साथ ही अपना जो है ना वो दे दी जिम्मेदारियां भी कि जनाब अली ये अगर एसेट लोगे, ये अगर जायदाद लोगे तो इसके साथ ये लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन भी तुमने देनी है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है ना एसेट उनके लेके बने अपना स्टैच्यूट के जरिए से उनको एसेट मिले हैं। वो जो 2 अप्रैल की है वो बकायदा सेक्शन 45 है 1996 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसके तहत जो है ना वो अपना बेसिकली अपना ये एसेट ट्रांसफर हुए हैं। तो लाइबिलिटी और एसेट ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। ये नहीं हो सकता किसी भी लॉ में, अभी तक ऐसा नहीं है। अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में किसी में कभी ऐसा कोई हो, ना आज तक पॉसिबल है। जैसे हकूक व फ़राइज़ होते हैं ना, इसी तरह जो है ना एसेट एंड लायबिलिटीज़ होती हैं। अब वो तो स्टैट्यूटरी अपना ट्रस्ट डीड है, उसका रेफ़रेंस आ गया हुआ है बाकायदा जो है ना स्टैट्यूट के अंदर। तो जिसका रेफ़रेंस आ जाए, उसका बाकायदा 2 अप्रैल 1994 का लफ़्ज़ लिख के जो है ना उसका रेफ़रेंस आया है। फिर उसी अपना एक्ट के तहत जो है ना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है ना ये एसेट भी ट्रांसफर हुए हैं, लायबिलिटी भी ट्रांसफर हुई है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये अपना मैं बहुत लंबी हो जाएगी बहस, में अब ज़्यादा वो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहता हूँ कि अब वो कहते हैं जी बताएं हम लेटर लिखें या ना लिखें।
आपका दिल चाहता है तो दे दें, वरना इस फजूल लेटर को जो है ना जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। बिला वजह जवाब देके वो तो इसलिए लिख रहे हैं, कोई अपना बेचारे सीधे साधे लोग हैं, कोई ना कोई उल्ट पुल्ट लिख देगा लेटर को जो है ना, और उस लेटर को बेस बना के ना वो जनाब ना अदालत में पेश कर देंगे कि जनाब अली ये देखो जी, इसने तो मान लिया है, इसने तो ये लिखा है, इसने तो ये लिखा। क्या जरूरत है आपको जवाब देने की? और ना जवाब दें बिल्कुल जो है ना, जब अदालत में अपना एक केस चल रहा है तो फिर अदालत ही जो है ना उसका फैसला करेगी। कौन होता है अपना पीटीईटी या पीटीसीएल फैसला करने वाला? पीटीसीएल का तो वैसे ही कंसर्न नहीं है ना पेंशन के साथ जो है ना। वो जो पेंशन एक एम्प्लॉइज को डायरेक्ट देनी थी अपना पीटीसीएल ने, क्योंकि रिटायर तो वो पीटीसीएल में हुआ है ना, बेसिकली उसकी अमाउंट तो जो है ग्रॉस पेंशन की या जो उसकी नेट पेंशन पड़ी हुई है वो तो पीटीसीएल के पास पड़ी है, उसने देनी थी। अब पीटीईटी को तो बीच में इसलिए शामिल किया कि कल को ये ना हो कि ये जो पीटीसीएल है इसकी इंतजामिया में लालच आ जाए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए वो गवर्नमेंट के मुताबिक पेंशन ना दे, तो उसको चेक करने के लिए पीटीईटी को बनाया। अगर ये पीटीईटी ने भी अपना पेंशन कम ही देनी है तो भाई तुम्हारा तो रोल ही बीच में खत्म हो जाता है। तुम्हारा तो रोल ही सिर्फ ये है कि तुमने गवर्नमेंट के मुताबिक जो ना करके हमें देनी है, वरना तो पीटी मुलाजमीन जो पेंशनर हैं ये जानते और इनका काम जानता, और पीटीसीएल ये आपस में झगड़ते लेते देते। ये तो शामिल ही इसलिए स्पेशली किया है, और ये भी जो है ना उनके साथ जाके मिल गया है। तो मैंने पहले भी अपना ये बात की थी कि देखें, बुनियादी तौर पे आपको पीटीटी को जो है ना उसकी हैसियत को चैलेंज करना चाहिए कि तुम बने किस लिए हो, तुम्हारा फंक्शन क्या है, तुम आए किस लिए हो, तुम्हारा वजूद किस लिए अपना पैदा हुआ है। अगर तुमने फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं देने तो तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाता है, तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं रह जाती इसमें, तुम किस लिए बने हो ना। फिर तुम वो अपना पेंशनर जाने और पीटीसीएल वाले जाने, दोनों का आपस में रिश्ता था ना। तुम एक थर्ड सेंटर में जो है ना एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो तुम। पीटीईटी को मैं कह रहा हूँ तुम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी वो ट्रस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर बिल्कुल ये लिख दिया है लेजिस्लेचर ने, और वो स्टैट्यूटरी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उसके अंदर ये लिख दिया है कि जब कभी फेडरल गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन के लिए, यानी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए, जब कभी फेडरल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए टाइम टू टाइम कोई भी इंक्रीज करेगी ना, कोई भी इंक्रीज करेगी, अब उसमें मेडिकल भी आ जाता है, उसमें पे अपना पेंशन भी आ जाती है, सब कुछ वो करेगी ना, तो उस वक्त ये जो अपना ट्रस्ट डीड के जो लाइबिलिटीज हैं, इसके जो रूल्स हैं, वो खुद ब खुद अमेंड हो जाएंगे। यानी कि उसमें ये लिख दिया है कि जो पीटीईटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसके पास भी उसको देखने का अख्तियार नहीं है कि कहीं ये कम ना कर दे। अंदाजा करें इससे बढ़ के क्या अपना पाबंदी आ सकती है, या क्या हो सके रूल खुद ब खुद अमेंड तस्वर होंगे, उनको अमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आज संडे है और वो बहुत सारे अपना फोन आ सब रहे थे। सवाल है कि ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਕ ਦਾ ਆਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਬੜਾ मुख्तलिफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ देखें बात ये है, अगर ये तोड़ता है तो इसका एक अलग केस बनता है बकायदा हाँ। है ना। आप 26% वाले की हैसियत को चैलेंज कर सकते हैं, इनफरादी चैलेंज भी किया जा सकता है। आइन है ना, आइन देता है। जी इनफरादी भी चैलेंज किया जा सकता है कि 74% वाला जो है ना वो दे रहा है, उसके एक्सपेंस जो है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझता है, वो गारंटर भी है, वो मालक भी है। 50% वन से ऊपर वाला जो है ना वो होली सोली मालक होता है, मालिक को वो जो फैसला कर दे उसके फैसले को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये 26% वाला उस फैसले को तब्दील भी नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल जो अपना पूरी श्योरिटी के साथ जो है ना कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको अलहदा से भी चैलेंज किया जा सकता है कि ये 26% वाला कौन होता है जो है ना बीच में चैलेंज करने वाला। मेरी बातें कड़वी लगेंगी शायद, लेकिन जो है ना जो मैंने तो अपने पास से नहीं बताना है, मैंने तो लॉ के मुताबिक बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लॉ को समझते हैं, चीज़ें जो है ना एलेबोरेट की हैं, और तकरीबन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये अपना पेंशनर हैं, चाहे पे वाले हैं, अल्लाह की मेहरबानी से इनके तमाम चीज़ें जो हकूक़ है ना वो हमने एक बड़े मजबूत अपना स्टेप पे लाके खड़े कर दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये लेंगे कि इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ये कोई पीटीसीएल किसी की भी मलकियत नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बेसिकली। तो
इसमें जिसका जिसका जितना शेयर बनता है उसको लेना चाहिए। जो मुलाजमीन का है वो उनका लें, जो 26% वालों का है वो अपना लें, जो 74% वालों का है वो अपना लें, जो 62% वालों का है वो, जो 12% है, हर किसी का अपना अपना शेयर है, अपना अपना शेयर लो भाई, तुम्हारा कोई झगड़ा ही नहीं है ना। ये तो बिला वजह झगड़ा अपना पैदा करने की बात की जा रही है, ये ऐसा ऐसा नहीं है जी रोमियो साहब। तो जी राणा साहब ने यकीन करो लैटर का ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ और प्यारा जवाब दिता है। मेरा ख्याल है ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ कि जरा देखो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि बिल्कुल जो है ना आप इस लेटर का जवाब ना दें। अगर कोई से देना है तो वो एक मजबूत जो है ना पूरे पैरामीटर के साथ जो है ना जितनी मैंने चीजें की है ना इसके दें। अदरवाइज जो है ना वो कहेंगे कि बंदों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, इस बंदे ने खुद लेटर लिखा, खुद एक्सेप्ट कर लिया, नई तरफ बैत ना चली जाए, कहीं और ना फंस जाना आप अदालत में जो है ना। फिर हमारे लिए पहले भी हमें ये मुश्किल पेश आ रही है कि जो भी कोई केस खराब हो जाता है उसको हमें ठीक करवाते हुए जो है ना 5-5 साल लग जाते हैं। ये 2021 में लेटर ये ऑर्डर जारी हुआ था, आज 2024 है, 5 साल हो गए हमें सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसके इंतजार में कि ये लगे तो एक दफा जो है ना इसको हम कन्वर्ट कराएं, ये फैसला चेंज हो तो सारे जो है ना फैसले चेंज होंगे, क्योंकि सारी चीजें जो है ना इस फैसले की वजह से रुकी हुई है ना बुनियादी तौर पे। तो मैं कहता हूँ बड़े सोच समझ के आप अपने कदम उठाया करें। अगर आपको बहुत शौक है जवाब देने का तो फिर जो है ना जो इस तरह के जवाब मुझे भेजे गए हैं, मुझे बहुत सारे इनबॉक्स किए हैं, मैं किसी भी जवाब से मुतफिक नहीं हूँ। मैंने देखा उनको वो प्रॉपर नहीं बने हुए हैं ना, वो और तरीके से जो है ना कोई लेटर निकाल के दे दिया फलाना, भाई वो इस तरह नहीं है। ये कंडीशन जो है ना दे इनको जवाब, कोई आप पाबंद है ना। तो आप कहीं अपना अगर आपने बहुत ज्यादा आपको शौक, आप कहीं अदालत ने फैसला करना है, मेरा केस अदालत में, अदालत फैसला करेगी, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। अब फिर इसको चैलेंज कर दिया हुआ पीटीईटी को कि पीटीईटी फैसला करे या पीटीसीएल फैसला करे। यही तो हम कहते हैं कि वही तो मेरा मुखालफ था, पीटीसी और पीटीईटी जो है ना, जो मेरा मुखालफ है, जिसके मुखालफ के खिलाफ जो है ना हम अदालत में आए कि जनाब ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसको अख्तियार दे दिया कि हाँ भी तुम ही फैसला करो। और भाई हमारे मुखालफ ने हमारा कैसे फैसला करना है, ये कैसे अख्तियार दिया जा सकता है। ये तो वैसे ही सिरे से ही अपना जो कहना मॉरली जो है ना ये इलीगल है, मॉरली इलीगल है ये बुनियादी तौर पे। ये पीटीसीएल को और पीटीईटी को ये अख्तियार देना कि तुम फैसला करो कि तुम्हारे ये कौन से सिविल सर्वेंट कौन वर्कमैन है, ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता। अगर हम इन्होंने आप खुद ही फैसला करना था तो फिर अदालत किस लिए आए थे, फिर अदालत का रोल कहाँ पे रह गया। तो अदालत को जो है ना इस चीज को बिल्कुल देखना चाहिए जी। राणा साहब ये भी दसो प्रोग्राम रहने ताकि जेडे बेचारे नहीं पता उन्होंने भी पता चले। जी देखिए मैंने तो पहले से भी बहुत दफा कहा है कि ये अपना जो प्रोग्राम है इसका करने का इतनी अहमियत को इतनी लॉ में डिटेल बयान किया जाता है, तो इसको जो है ना आप इतने कंजूस हो गए हैं कि ना आपका 1 रुपया लगता है, आप सब्सक्राइब करने में भी आपको जो है ना प्रॉब्लम आ रही है कि पता नहीं आपकी उंगली में कुछ हो जाएगा ना। तो आपकी उंगली में कुछ नहीं होगा भाई, मैं ये भी छोटी सी आज कह रहा हूँ, आप उंगली लगाएं, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इन चीजों को लर्न करें, अपने वुकला को दिखाएं, मेरी स्पीच को जो है ना अपने तमाम वुकला को दिखाएं, उनको पता लगे कि ये क्या है, ये इसको इतनी जगह पे पहुंचाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर तक, ये जो है ना सदर पाकिस्तान तक, ये अपना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तक ये जिन्होंने लॉ बनाया है, इसके अलावा तमाम इदारों हर जगह पे ये जाए बकायदा जो है ना। और ये जो अपना, और मैं समझता हूँ कि कई दफा ये चीजें जो है ना वो सोशल मीडिया के जरिए जज तक भी जाती है, वो भी इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। असल में प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है, देखिए एक जज के पास जो है ना वो केस लगे होते हैं कोई 50-60, अब उसकी इतनी ग्रिप, वो इतनी गहराई में किसी चीज को नहीं जाता है। अब जब वकील जो होते हैं ना वो अपना एक ही केस लेके आया होता है, उसकी इतनी तैयारी होती है एक वो, तो वहां पे आके जो है ना वो जज जो है ना वो इतनी गहराई में नहीं जा सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर बिला वजह जो है ना वो इल्जाम लगा देना, यहाँ पे ये जरूर है कि यहाँ पे टाइम की कदर नहीं है, ये बिल्कुल अपना, मैं इस बात को मानता हूँ कि टाइम की यहाँ पे बिल्कुल कदर नहीं रही है। कोई परवाह ही नहीं करता है कि अपना केस फाइल करें, पता लगता है जी 3 महीने की डेट पड़ गई है। अब भाई बात ये है, बंदा परेशान आया, 2 हफ्ते की डेट डाल दें, 20 दिन की डाल दें, महीने की डाल दें, 3 महीने की डेट डालना को जो है ना ये तो वैसे ही किसी को अपना थप्पड़ मारने वाली बात है ना। तो ये इस बात पे तो मुझे बिल्कुल एतराज़, और मैं अपनी मुज़्ज़ज़ अदलिया को ये कहता रहता हूँ जब मैं पेश होता हूँ कि सर इस तरह ना करें, कम से कम मुझे माकूल सी एक डेट दे दें। तो ये हमारा राइट है, जो हमारे राइट्स हैं, जो अदलिया के राइट्स हैं, जो और दूसरों के राइट्स हैं, हर किसी के जीने के अपने अपने हकूक़ हैं, कोई किसी के हकूक़ कुछ ना छीन सकता है, ना छीनना चाहिए, और सही तरीके से जो है ना इस पर प्रिंसिपल रहना चाहिए ना।
लो जी राणा साहब ने इन्नियां खुलियां और प्यारियां गल्लां कीतियां। यकीन करो अगर तुसी सुन के रेड़ोगे ना जेड़े साडे पुराने जेड़े रिटायर मुलाजम ने उन्होंने तक गल पहुंचेगी ना तो खुश होणगे, उन्होंने तसल्ली मिलेगी। ते इस प्रोग्राम नूं रेड़िया करो। ਇਹੋ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ नहीं ਲੱਭਣਗੀਆਂ जो राणा साहब ने अज दस सकियां इस लैटर के थ्रू। लो जी मेरे सुनने वालियो, मेरे प्यारे बब्बू गोशो, जींदे रहो ते वसदे रहो। अल्लाह हाफिज।